वेलकम बैक। मैं नंदू कुमार फॉर बिकम पार्ट 1 लेक्चर 11 में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को जो देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोग को कुछ थ्योरी की जानकारी देना होगा, क्योंकि हम लोग का जो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी टॉपिक पे हमने चर्चा किया। आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच में चर्चा विषय जो बनने वाला है वो काफी मजेदार टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, जो आपको ब्रांच एक ऐसा चैप्टर है यदि आप सही से पढ़ के देखें तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, इजी है। काफी बच्चों को ये भी लगता है कि ये टफ है, टफ नहीं है। आप सही से ब्रांच को आप देखेंगे तो कुछ नहीं, इसमें जैसे जितो आप लोग 11 12 के अंतर्गत काम किए थे उसी अंतर्गत इसमें भी काम करना पड़ता है। कुछ उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भास्ट कर दिया जाता है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा होलसेल। आज जो हम लोग का बात होगा लेक्चर 11 में वो होगा होलसेल, होलसेल अकाउंटिंग के बारे में। होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग जो हम लोग का ये टॉपिक होगा, होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग, थोक शाखा लेखांकन, ये आखिर है क्या? तो सुनिए, थोक शाखा लेखांकन, शाखा का मतलब क्या हो गया भाई? ब्रांच हो गया। इसका भी कोई एचओ होगा, एचओ क्या करता होगा? माल को वो ब्रांच को देता होगा, ब्रांच किसको करेगा? रिटेलर को करेगा, कस्टमर को करेगा। अब एचओ क्या करेगा? कस्टमर को देगा, और फिर यहां से एचओ किसको भेजेगा? ब्रांच को। अब ब्रांच किसको भेजेगा? रिटेलर को। तो वहां पे मुझे देखना है इसमें होलसेल प्राइस में कि मुझे कॉस्ट प्राइस जो इसका मूल्य जो है वो कितना अंकित हो रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है, इन सब बातों पे सबसे ज्यादा आपको रिटेलर को क्या प्राइस मिल रहा है, ये बात को आपको जानकारी रखना पड़ेगा। इस पॉइंट के अंतर्गत बहुत मजा आएगा। इस पॉइंट में मजेदार पॉइंट है। आप छोटा सा ये टॉपिक है जो मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको मजा आएगा इसमें। देखिए, होलसेल का मतलब क्या होता है? आप लोग दुकान पे जाते होइएगा, करते होइएगा कि चलो होलसेल दुकान पे चलते हैं, खुदरा पे नहीं जाना है, क्योंकि होलसेल में इसका काफी मात्रा में सामान उतरता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां पे कुछ 2 या 4 या 10 रुपए का मुझे वहां पे प्रॉफिट होगा। मतलब कि इसका अंतर्गत होलसेल का मतलब ही होता है कि एक कस्टमर को प्रॉफिट के अंतर्गत काम करना। ये यदि जानिएगा तो क्या है? इन दिस मेथड द हेड ऑफिस usually manufacture supply goods to branch as well as other customers at wholesale price. Example, cost plus wholesale profit. The branch earn profit by selling this good to customer at retail price which is above the whole price. Hence the profit earned by branch is difference. मतलब क्या? उसका कोई अंतर तो आएगा ना। ये मैं आपको एक एक का मैं बता दूंगा, आप यहाँ पे ध्यान देकर। तो between the wholesale price and retail price. In this method, if any goods remain used unsold at the branch closing stock of branch, then head office have to create a stock reserve in this book to cancel this unrealized profit. मतलब इसका ये हुआ थोक विक्रेता। तो थोक विक्रेता का तात्पर्य उस विक्रेताओं के आधार पर किया जाता है जिसका मूल्यांकन, देख लीजिए, थोक के आधार पर जो ग्राहक को करेगा और उस पे जो कॉस्ट प्लस जो हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को भेजा जाता है, मैंने अभी बताया ब्रांच के द्वारा किसको? रिटेलर प्राइस को दिया जाता है। तो सेलिंग जो उसको बेचती है, विक्रय करता है, वो कस्टमर को जो हेड ऑफिस के द्वारा, मतलब क्या होता है? रिटेल प्राइस ब्रांच एबव करता है, जो रिटेल प्राइस को ब्रांच को कौन करता है? एचओ करता है। मतलब उसका एक एबव प्राइस होता है जो होल प्राइस होता है, कहता है कि उसके बावजूद क्या होता है कि अर्न प्रॉफिट
बिटवीन होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस। मतलब क्या, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस के बीच में हमारा क्या अंतर है, प्रॉफिट का, लाभ में क्या अंतर है। मतलब कि इस पे हमको कितना प्राइस पड़ रहा है और इस पे रिटेल प्राइस पे मुझे कितना पड़ रहा है, इन सब बातों को मुझे इसमें बताना है। आप देख लीजिए, इन दिस मेथड इफ एनी गुड्स रिमाइन as sold at the branch closing stock or branch। मतलब क्या, देख लीजिए, जो हमारे रिमाइनिंग, जो कुछ उसका शेष अमाउंट बाकी जो बच जाता है, तो हम लोग का क्या होता है, वर्ष के अंत में जब भी हमारा कोई खाता क्या होता है, क्लोज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हिंदी क्या होता है, अंतिम स्टॉक, अंतिम रहतिया, जिसपे मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं, आप गौर से देखेंगे। देन हेड ऑफिस हैव द, आप देख लीजिए यहां पे क्या होता है, हेड ऑफिस के अंतर्गत जो ब्रांच के द्वारा काम होता है, उसमें जो वर्ष के अंत में कुछ अमाउंट मेरा बच जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, रख दो इसको रिजर्व में, तो उसको स्टॉक रिजर्व अकाउंट करते हैं, जो संचय खाता का काम करेगा। स्टॉक संचय खाता का जो काम करेगा, स्टॉक रिजर्व मतलब जो कुछ बच जाता है उसको क्या करेंगे, इस साल में हमारा स्टॉक रिजर्व हो जाएगा, वो अगले साल में जाएगा, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस बी बाई डी, जिसको आप ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या होगा, प्रॉफिट का जो हम लोग जो काम जो भी करते हैं, जो भी स्टॉक के द्वारा जो होता है थे, वो ओनली फॉर कौन डिडक्टेड, उसका प्रॉफिट किसके पास जाएगा, हेड ऑफिस के पास जाएगा। हेड ऑफिस को कौन करेगा, ब्रांच करेगा। अब ब्रांच को और भी कौन करेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रिटेलर करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं अब आगे बढ़ता हूं, तो आप लोग यहाँ तक करेंगे, उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए अब हमारा क्या होगा, एक एग्जांपल हम देखते हैं हम लोग इस पे। देखिए कैसे आप मानिएगा कि रिटेलर प्राइस को हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे जानिएगा कस्टमर का क्या काम हो रहा है, कुछ तो करना होगा। तो सुनिए, यहां पे मैं एक एचओ रखा, चलिए एचओ रख दिया। अब पूछिएगा सर यहां पे एचओ क्या होता है। एचओ हुआ है एस से हेड, ओ से ऑफिस, हेड ऑफिस जो सभी ब्रांच का मुख्य कार्यालय होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेड ऑफिस। अब देख लीजिए हेड ऑफिस, अब यहां पे आपका जो सारा काम कर रहा है किसके अंतर्गत हो रहा है, हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस क्या कर रहा है, देखिए होलसेल प्राइस पे। अब होलसेल प्राइस पे क्या करेगा, ये कस्टमर 1 को करेगा। किसको करेगा, कस्टमर 1। अब कस्टमर 1 को ये किया, चलिए ऐसे मैं कर देता हूं, होल प्राइस, होलसेल प्राइस लिखिएगा, होलसेल प्राइस, ठीक है। अब देख लीजिए ये कितना पे कर रहा है, 100 वे पे, इसका कॉस्ट हमारा कितना है, 100 वे। अब जो ये इसका कॉस्ट जो 100 वे है, तो मतलब क्या, लागत का आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 100। तो मैंने इसको रख दिया 100, या कॉलम बना ले, बॉक्स बना ले, चलिए बना लिया 100। अब देखिए होलसेल प्राइस मेरी ये है, एक कस्टमर को इसने किया, इसी प्रकार से दूसरा कस्टमर को भी हम दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कस्टमर 2, इसको भी क्या करेगा। अब देखिए रेट क्या लगाएगा, इस पे रेट लगेगा 150। अब देख लीजिए सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट का बात कितना किया, 50, और यहां पे देख लीजिए आप 100 का जो भी 50% का जो आपको सेलिंग प्राइस यूटिलाइज का जो बात कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा, 150, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जैसे मुझे एक और कस्टमर कर देना है, सुनते हैं, अब मुझे एक और कस्टमर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ले लिया, ठीक है, कस्टमर 3। सुन लीजिए मैंने क्या किया, यहां पे एचओ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस किसको कर रहा है, कस्टमर को दे रहा है,
कस्टमर, जैसे एक कस्टमर, दो कस्टमर, तीन कस्टमर, मतलब उसके पास हजारों ऐसा कस्टमर होता है। और वो किस आधार पे कर रहा है? होलसेल प्राइस के आधार पे कर रहा है। होलसेल प्राइस, तो उससे पहले मुझे यहां पे देख लीजिए, लागत का मूल्य जो आप लोग जो निकालते थे, कॉस्ट प्लस प्राइस बराबर, तो आपको कॉस्ट प्लस आपको कितना यहां पे 100 है। 100 एक्चुअल आपको जो इसका माना गया है, तो आपको ये क्या, और आपको निकालना क्या था यहां पे स्टॉक रिजर्व का, जो सेलिंग आप जो किए, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपको ऑलरेडी कितना परसेंट है, ये 50% है। इसमें क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्लस में ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50 सेलिंग प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा 150। तो इस प्रकार से हमारा क्या किया, होलसेल प्राइस पे ये सभी कस्टमर को आधार किए काम किया। अब जो यही देखिए, अब ये क्या करेगा, इसकी इच्छा है भाई, एक कस्टमर को तो हो चुका है, अब कस्टमर को होने के बावजूद, तो चलिए कस्टमर तक आप जो है करें मेंशन, कस्टमर से आगे हम लोग अब निकलेंगे। तो चलिए, तो अब हम लोग का ये एग्जांपल था, क्या था, तो मैंने इसका काम किया है। तो अब मुझे क्या, ये किसका, कस्टमर के अंतर्गत होलसेल प्राइस पे हुआ है, अब रिटेल प्राइस पे करना है। रिटेल कौन करेगा, ब्रांच के द्वारा होगा, और वो भी किसको होगा, कस्टमर को ही होगा। चलिए यहां से मैं एक और कॉलम निकाल लेता हूं, देख लीजिए, यहां से या साइड से निकाल लीजिए, देख लीजिए यहां पे ये हो गया ब्रांच, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, ब्रांच। तो ये ब्रांच के अंतर्गत ये मेरा क्या था, एक्चुअल पहले क्या किया, होलसेल प्राइस पे क्या लगाया था, तो कॉस्ट लगाया है, लागत लगाए हैं, कॉस्ट के आधार पे ये काम हुआ। कॉस्ट मेरा कितना था 100, और इसमें सेलिंग प्राइस का अबाउट कितना 50%, तो अब ये मेरा क्या हो गया, ऐड हो गया, तो 150 हो गया, तो ये होलसेल प्राइस का निकल गया। अब मुझे निकालना है रिटेल प्राइस का, तो रिटेल प्राइस जो होगा, तो रिटेल प्राइस में क्या करेगा, ब्रांच को ये भी 100 आप रखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से जाएगा, ये कस्टमर को शो करेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कस्टमर 1। यहां पे समझने में आपको डाउट होगा थोड़ा सा, यहां पे ध्यान देंगे तो आप एक बार में क्लियर कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए करेंगे, कस्टमर 1 कस्टमर 2, ठीक है, कस्टमर 1 कस्टमर 2, मैंने दोनों का बात कर रहा हूं। और फिर कस्टमर 3, तो कहेंगे भैया ये कहां से आ गया, क्योंकि आपके आधार बिजनेस में क्या होगा, एक दो कस्टमर नहीं, अनेकों कस्टमर आएंगे। तो हालांकि मैं 3 ही कस्टमर की बात करूंगा, उससे आगे भी हमारा चर्चा विषय बना हुआ रहेगा, तो यहां पे ध्यान देंगे। और आप ये चीज समझ लें, आप ये चीज समझ लें, क्यों, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो मुझे फॉर्मेट बस एक बार देख लेंगे, आप समझ जाएंगे, हो गया बस, कहानी अब बनेगा, क्वेश्चन मजा आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रांच एक ऐसा चैप्टर है, यदि आप सही से पढ़ के देखें तो बहुत मजा आएगा। और इसमें सिर्फ होलसेल, रिटेल, परचेज, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इन सब बातों का जो हमको दर्शाया गया है, वो सेम डिटो 12 के अंतर्गत दर्शाया गया है। और इसमें मैंने क्या किया, तो पहले देखिए 100% कॉस्ट प्राइस और 100%, तो ये ऑलरेडी आज क्या हो जाता है 200। 200 क्या हो गया, तो रिटेल प्राइस। अब ये क्या, तो ब्रांच किसको रिटेल प्राइस पे बेचेगा, तो वो है कस्टमर 1 को। अब फिर ये ब्रांच किसको रिटेल प्राइस पे बेचेगा, रिटेल प्राइस पे बेचेगा, तो कस्टमर 2 को, कस्टमर 1 को, कस्टमर 3 को, कस्टमर 4 को, मतलब जितना कस्टमर उसको आता जाएगा वो क्या करता रहेगा, तो 200 का मार्जिन यहाँ पे वो करेगा, जो जैसे एचओ के द्वारा जो आएगा, एचओ भी अपना उस पे कॉस्ट लगाएगा, और उसके बाद एचओ को लगाने के बाद किसका बारी आएगा, अब सोचिए, तो वो आएगा ब्रांच का, तो ब्रांच भी लगा दिया 100, तो रिटेलर के पास जाते जाते कितना बन गया, ये 200।
100 एक्चुअली 100 इज इक्वल टू 200। तो 200 ये क्या हो गया, रिटेल प्राइस की बात बताया है। और अब देख लीजिए 200 या नहीं तो आप 200 डायरेक्ट ही माने, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 100 इज इक्वल टू 100, क्योंकि दो ब्रांच के बाद एक्चुअल ब्रांच के बाद हुआ तो 200। अब देख लीजिए, माना कि मेरा यहाँ पे आप जरा गौर करेंगे, यहाँ पे बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ब्रांच को प्रॉफिट क्या होगा ये मुझे दिखाना है। ब्रांच को यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, तो आप जरा खुद आप सोचिए कि 100 यहाँ पे मेरा कितना है 200, ठीक है। अब 200 में हमारा यहाँ पे कितना निकला है 150, ऑलरेडी 50, तो आप देख लीजिए 50 और यहाँ पे 150, तो 250 में से 150 गया तो कितना 50। तो मतलब क्या, आपका जो भी रिटेल एंड सेलिंग प्राइस का वो बात होगा, होल प्राइस के आधार पे जो काम होगा, तो उसका इसी आधार पे काम किया जाएगा। ये आपका इस प्रकार से रहा आज का ये इंपोर्टेंट फॉर्मेट है। जो इंपोर्टेंट फॉर्मेट पे आप लोग को ये ध्यान देना है, ये जो आप लोग काम समझ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग और एक एग्जांपल पे मैं आ रहा हूं। आप लोग को ये काफी पसंद आएगा क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी वे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल देख लिया है। क्वेश्चन में क्या है, ए हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स टू इट्स ब्रांच एट होल प्राइस which is 25% above the cost and branch sells goods to customer at retail price which is 85% above the cost to head office. In a particular year, closing stock at branch is 32,500. हमारा क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का कितना है 32,500। अब देख लीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजर्व इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस का ये वैल्यू मेरा कितना हो रहा है फाइंड करना है। इसमें हमारा एवब कॉस्ट जो है ब्रांच का सेल्स कॉस्ट एवब 25%, ये हमारा क्या हो गया होल प्राइस हो गया। अब रिटेल प्राइस मेरा क्या है 85% है। तो अब आप जरा सोचिए, अभी मैंने बताया था एचओ भी करेगा, एचओ कस्टमर को भी करेगा, तो उसका मैं रेट प्राइस क्या मानूंगा, तो मैंने अभी आपको बताया था जस्ट। तो अब चलिए इसको मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं। रेट कॉस्ट ऑफ एचओ ले लीजिए, सॉल्यूशन रेट कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कितना 100 रुपीज। अब रेट कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस 100 रुपीज मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपसे बात किया था एचओ का हेड ऑफिस का कितना 100, तो हम यहां पे मान क्या लेंगे 100 ले लेंगे। अब देखिए होल प्राइस, अब देन हम लोग क्या निकालना है होल प्राइस, तो देन होल प्राइस। अब देख लीजिए यहां पे आपको रिटेल प्राइस और होल प्राइस कितना है 25, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दे देंगे ब्रैकेट में 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। अब ये क्या हो जाएगा और में 125, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने ऐड एबव को किया है। उसके बावजूद आपका देखा जाए तो अब मुझे इसमें क्या निकालना है, तो देख लीजिए कस्टमर टू रिटेल प्राइस। अब हम लोग को क्या निकालना है रिटेल प्राइस, तो रिटेल प्राइस देन द सॉरी ये मिस हो गया था, अब फिर देन द रिटेल प्राइस। अब रिटेल प्राइस कितना है आपका, आप 85 रुपये। अब इसका भी यहां पे काम कर देते हैं, 85 को
100 प्लस 85 इक्वल टू 185। तो यहां पे और में आप क्या लिखेंगे 185। अब 185 मेरा क्या आ गया, यहां पे देख लीजिए होल प्राइस आ गया, रिटेल प्राइस भी मैंने ला लिया। अब मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक करना है, तो मैं क्या करूंगा, हेंस द सेल, हेंस द स्टॉक रिजर्व। अब देख लीजिए आपको यहां पे क्या निकालना था, स्टॉक रिजर्व, और मैंने आपको स्टॉक रिजर्व को हमने क्या बताया था, ये हमारा वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो हो जाएगा तो वो मेरा क्या होगा अगले साल, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो लेकिन जिस ईयर का करंट ईयर का आप काम कर रहे थे, करंट ईयर में क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो आप यहां पे देख लीजिए, तो हमको क्या करना है, रिजर्व विल बी इक्वल टू, अब देख लीजिए अब हमको स्टॉक रिजर्व विल बी इक्वल, अब हमको क्या करना है, इक्वली का आधार बताना है। इक्वली क्यों, क्योंकि जिस आधार पर मैंने क्या बोला था, एचओ किसको करेगा, ब्रांच को या कस्टमर को कहेगा। तो एचओ देखो यहां पे आपको सिर्फ समझना है एचओ और ब्रांच के बीच में या कस्टमर के बीच में क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अब का बात करके मुझे स्टॉक रिजर्व का काम कर देना है। तो चलिए, तो अब यहां पे जो हमारा होगा ये फार्मूला क्या होगा, तो अब आपको ध्यान देना होगा, क्लोजिंग स्टॉक में होलसेल प्रॉफिट, यहां पे मैं लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक गुने होलसेल प्रॉफिट। अब बता क्या हो जाएगा, अब यहां पे होलसेल प्राइस होगा, या होलसेल प्राइस आप कहेंगे किसको, जो आप क्या करते हैं होलसेल में जाते हैं दुकान में, तो आपको वहां पे क्या लगता है होलसेल प्राइस। रिटेलर के पास आपका जो काम होता है वो एबव क्या होता है, कॉस्ट ज्यादा होता है। होलसेल में क्या होता है, थोड़ा उसको कॉस्ट प्रॉफिट में आता है, कस्टमर को वहां पे बचत होता है। तो इस बचत को मैं यहां पे क्या करता हूं, दर्शाता हूं। तो दर्शाता हूं तो हम क्या करेंगे, होलसेल प्राइस, अब आप देख लीजिए क्या मुझे काम करना है, तो मैं काम करूंगा। तो इससे पहले क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है, आपको यहां पे ध्यान देंगे, क्लोजिंग स्टॉक, आप देख लीजिए स्टॉक रिजर्व ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच 32,500, ठीक है। अब आपके क्या है 32,500, उसके बावजूद मुझे यहां पे क्या करना है कि सबसे बड़ी बात यहां पे ये होता है कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक देने के बावजूद एबव कॉस्ट जो रहेगा वो एबव कॉस्ट पे ही हम लोग का क्या होगा यहाँ पे काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे होलसेल प्राइस, तो होलसेल प्राइस में क्या बनेगा 25%। अब यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या है, होलसेल प्राइस बराबर 125 नहीं होगा 25 होगा। अब यहां पे मैं काम कर रहा हूं 32,500 फार्मूला पे मैं कर रहा हूं, ध्यान देंगे, इंटू 25 बाय 125, ये हमने काम किया। क्यों, क्योंकि हमारा एबव कॉस्ट कितना है, तो 25 का ये बात किया गया है, जिसमें मैंने आपको, और यहां पे कॉस्ट प्राइस में मैंने क्या कर दिया, जो सेलिंग प्राइस का एडिंग हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस तो मेरा अबव 100 रुपीज ही हम माने थे लागत मूल्य में, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या हुआ था 25 अबव कॉस्ट ऐड हो गया था 125 आया था। हमने क्या फार्मूला लिखा था, होलसेल प्राइस, तो होलसेल प्राइस हमारा क्या आएगा 125,
और होलसेल प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा क्या होलसेल प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट होगा, हाँ तो ये मेरा क्या हो गया होलसेल प्रॉफिट। तो ये मैंने सारा काम किया, अब इसको काट देंगे, तो काटने के बावजूद कितना आएगा 260, ये आपको आएगा 260। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आप लोग यहां पे देख लेंगे 0056 कितना है 6500। ये किस आधार पे हमको आया, यहाँ पे इस आधार पे हमको आया एवरेज कॉस्ट, हम लोग ब्रांच के द्वारा जो हेड ऑफिस का जो रिटेलिंग प्राइस का जो काम हो रहा था उस आधार पर मैंने इसको काम किया। मैंने सब लिख दिया, रेट कॉस्ट भी हेड ऑफिस 100 माने, देन द होल प्राइस 25। अब इसमें मैंने यहाँ पे काम किया 100 प्लस 25 125, तो और में इसको क्या लीजिएगा 125। अब देन द रिटेल प्राइस, ये भी मैंने काम कर दिया। अब ये सारा काम फॉर्मूला पे हुआ, क्लोजिंग स्टॉक होलसेल प्राइस प्रॉफिट होलसेल प्राइस। तो इस प्रकार से आप अब इसका काम कर देंगे। चलिए अब जो मैं एग्जांपल नंबर 2 हमने लिया है, इसी पे बहुत मजेदार है ये एग्जांपल। अब a head office supply goods to a branch at wholesale price which is 50%, raise the retail price। raise the retail price कमी की बात को बता रहा है और क्या कर रहा है, the branch sells goods to customer at retail price which is 60% above cost to head office in a particular year, closing stock at branch is 28,400, find out the value of stock reserve in the books of head office। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, तो लेट बी कॉस्ट प्राइस बराबर लेट कॉस्ट प्राइस इज कितना 100, हम कितना माने हैं 100 रुपये। अब जब आप यहां पे ध्यान देंगे कि क्या कर रहे हैं, एट द होलसेल प्राइस ब्रांच इज 50%। तो अब मुझे यहां पर बताइए कि मुझे क्या निकालना है यहां पे, सबसे पहले मुझे रिटेल का, तो अब रिटेल प्राइस बराबर आप देखिए रिटेल प्राइस बराबर, अब देख लीजिए रिटेल प्राइस आपका कितना हो गया 100 प्लस 60 इक्वल टू 160, आपका कितना हो गया 160। अब आप यहां पे देखिए ध्यान देंगे क्या कर रहे हैं, द ब्रांच सेल्स गुड्स टू कस्टमर एट रिटेल प्राइस विच द 60% एबव। बहुत मजा आएगा। तो 60% होलसेल प्राइस, तो अब देख एक मिनट यहां पे देख लीजिए होलसेल प्राइस, अब देख लीजिए कितना 160 50%। अब 160 का मुझे कितना चाहिए 15% चाहिए। तो अब कहेंगे कि ये क्या है, ये इसलिए क्योंकि एबव कॉस्ट की बात किया है, तो एबव कॉस्ट मुझे निकालना होगा। तो मैं एबव कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काम करूंगा और काम करूंगा तो चलिए कर दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग करिए 160 इंटू 15, अब कितना है 15% ना, अब बाय, अब आप कितना रखेंगे 100। आप देख लीजिए काट दे 10 10 कैंसिल, 5 3 जा 5 2 जा 8 3 है 8 3 जा 24। अब ये 24 होने के बावजूद क्या होगा इक्वल टू 160 माइनस 24 हो जाएगा इक्वल टू 136। अब तो होलसेल प्राइस हम लोग का कितना आने वाला है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो होलसेल प्रॉफिट आपका ये इतना होगा और होलसेल प्राइस इतना। तो आप लोग यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम अब आगे चलेंगे, इसको इरेज करते हैं।
तो मैं कितना अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, तो होल प्राइस में कितना आएगा 136, ये हो गया, तो 136 मैंने दे दिया। अब ये क्या था आपका होल सेल प्राइस का था जो मैंने यहाँ पे काम किया है। अब मुझे यहाँ पे होल सेल प्रॉफिट मुझे देना है, तो करेंगे यहाँ पे होल सेल प्रॉफिट बराबर 100, आप देख लीजिए सॉरी कितना था 136, अब ये था इक्वल टू 100 माइनस करूंगा, माइनस किए 136, आपका जो होलसेल प्राइस था उसमें से मैंने कॉस्ट प्राइस को घटा दिया, तो कितना आ जाएगा 36, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब हम लोग फार्मूला जो लगाते थे, फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक गुने होल सेल, आप देख लीजिए प्राइस बटा होल सेल प्रॉफिट। अब ये हो गया क्या क्लोजिंग स्टॉक इनटू होल सेल प्राइस बाय होल सेल प्रॉफिट, ये हमारा यहाँ पे काम हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मेरा अमाउंट कितना है 28,400। अब सुनिए ये आपका 28,400 मैं पहले रख लेता हूं, 28,400 इनटू अब मेरा होल सेल प्रॉफिट। अब देख लीजिए अब हमने यहाँ पे जो अभी काम किया है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे होल सेल प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा। तो होल सेल प्रॉफिट के लिए मैंने क्या किया था, रिटेल प्राइस का मैंने काम किया था, तो होल सेल प्रॉफिट, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो होल सेल प्रॉफिट हम लोग का 36 था, तो अब होल सेल प्रॉफिट हम लोग का 36, अब होल सेल प्राइस, तो होल सेल प्राइस कितना था 136। तो अब इस फार्मूला के आधार पे क्लोजिंग स्टॉक इनटू होलसेल प्रॉफिट, तो सॉरी यहाँ पे प्राइस हो गया, प्रॉफिट आप लोग करेंगे प्रॉफिट और यहाँ पे प्राइस कर दीजिएगा प्राइस, हाँ ये मैंने दिया था क्लोजिंग स्टॉक इनटू होलसेल प्रॉफिट बाय होलसेल प्राइस, ये फार्मूला था, इस पे आप लोग काम करेंगे 36 बाय, अब समझिए होलसेल प्राइस आप लोगों का कितना था, तो 136 रख दीजिएगा 136। अब हम लोग का यहां से क्या होगा कैलकुलेशन का काम होगा। अब जो कैलकुलेट करेंगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजर्व इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस में जो माल हमें दिया है उस पे कस्टमर ब्रांच का क्या प्रॉफिट होना चाहिए, रिजर्व क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन का मायने ये है कि आप स्टॉक रिजर्व को कलेक्ट करें। आपका इसमें स्टॉक रिजर्व है कितना ये आपको देखना है, तो आपको ये जो देखना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे रिटेल प्राइस का ये बात किया है, अबाउट 60 का ये बात किया है। अब हम लोग क्या करना होगा, इसको काटेंगे, तो काट दीजिएगा, कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल, तो अब लगाइए, तो एक जीरो ले लीजिए और ये 45 और फिर 2, ये आ गया 208.82। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहां पे मैं कर देता हूं, कितना है 208.82 और 36। अब ये डायरेक्ट आप कर दें तो 6 2 12 और 12 हो गया, और 12 में से 5 को आप माइनस कर दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और 8 3 24 और ये हो गया 6 5 30, तो 8 3 24, 6 5 30, 8 5 40, तो 4। अब उसके बावजूद दे दीजिए 6 का 6 पॉइंट, और ये 7 1 1 1 जा 1, अब यहाँ पे 1 कैरी बच गया था, उसके बाद फिर 5 7,
7,570.647, 7,517, 7,517 पॉइंट कितना 647। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मैंने इसको डिवाइड किया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 7,570.647। ये आपका बैलेंस आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट था, मजा आएगा। अब हम लास्ट पॉइंट आप लोगों को टॉपिक क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक रिजर्व के बारे में जो बात होता है उस पर हम करेंगे चर्चा। अब हम लोग को बात होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्लोजिंग स्टॉक का काम होगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया का जो हम लोग काम करते हैं, स्टॉक का काम करते हैं, वो स्टॉक का काम किस किस माध्यम से कैसे कैसे हम लोग क्रेडिट और डेबिट करते हैं ये हमें बताएगा। इसमें जो हम एक्सप्लेन किए हैं, ये एक्सप्लेन को आप लोग समझेंगे तो समझिए आपको काफी मजा आएगा और क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना होगा। तो क्योंकि हमारा 18 नंबर जो क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का बात होगा। जब हम लोग गुड्स एंड टू ब्रांच को, जब माल हेड ऑफिस को द्वारा एचओ जब ब्रांच को माल भेजता है तो ब्रांच का काम क्या रहता है कि उसे प्रॉफिट को गेन करके उसे हमें देना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारा ये ओपनिंग स्टॉक दर्शाता है कि व्यापार के अंतर्गत क्या हमारा लागत का मूल्य होना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक दर्शाता है किसी व्यापार और फॉर्म के अंतर्गत, किसी व्यापार एवं फॉर्म के अंतर्गत कि हमारा स्टॉक वर्ष के अंत में कितना प्रॉफिट बच जाता है। तो बच जाता है तो मतलब वो क्या, क्लोजिंग स्टॉक में उसका कुछ हिस्सा अपने फॉर्मों को खर्च उपयोग चलाने के लिए, उसके अंतर्गत जो सारा काम होता है, उसके बाद उस सारे क्रियाकलाप, रूम रेंट से, किराया से लेकर जितना भी चीज आप एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे कुछ आप दे करके क्लियर कर आप क्या करते हैं, फॉर्म के अंतर्गत सोचते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है। तो स्टॉक की वो बात करता है कि आपके वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक आपके पास रहतिया कितना है। कोई फॉर्म चला रहे आप, फॉर एग्जाम्पल में आपको मैं देना चाहता हूं, तो कोई भी फॉर्म का आप नाम आप गिना लीजिए, चाहे वो स्टील प्लांट हो, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, या कोई भी आप होलसेल हो या आप रिटेलर हो। तो मैंने बताया इससे पहले कि आप स्टेट में देखिए तो होलसेल और रिटेलर का फर्स्ट में मैंने बात किया था। तो उसके अंतर्गत मुझे ये बताना होगा कि मेरे पास इस साल का ओपनिंग स्टॉक कितना था और इस साल के अंत में हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है। मतलब क्या, हमारे पास कच्चा माल कितना है और पक्का माल कितना है, ये दोनों बातों को जानकारी हमें फॉर्म के अंतर्गत करना होगा। यदि ब्रांच इस बात को जानकारी नहीं रखता है तो इसकी नुकसान, लॉस, हानि की क्षति पहुंचेगी, और जिसका भरपाई कौन करेगा, ब्रांच भी करेगा, और उसकी बोझ किस पे भी पड़ेगी, एचओ पर भी पड़ेगी, हेड ऑफिस पर भी पड़ेगा। और यदि आपके पास स्टॉक अच्छा खासा है तो आपका बिजनेस क्या होगा, राइज करेगा, फॉर्म आपका उन्नति करेगा, काफी प्रॉफिट, मुनाफा कमाएगा। तो चलिए अब हम इसका बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। द बैलेंस ऑफ द गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब सुन लीजिए, ये हमारा अंतिम रहतिया फर्म का वो रहतिया होता है या किसी व्यापार का जो वर्ष के अंत में ट्रेडिंग, व्यापार, मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, किसी अब ट्रेडिंग फर्म के अंत में जो हमारा ये सारा स्टॉक के रूप में जो माल बचता है, अब द ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज एन एसेट्स विल बी सो इन द बैलेंस शीट एंड ब्रांच स्टॉक रिजर्व
account will be shown as a deduction from branch stock account। मतलब जितना भी यहां पे हम लोग का काम होता है वो शो हमें कहां करना होता है, बैलेंस शीट में। ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट विल बी शो, मतलब क्या उसमें हमें क्या करना होता है, जारी करना पड़ता है। और इस प्रकार से जो हम बैलेंस शीट में हमारा काम ये होता है, इंडिकेट करता है। उसके बाद ब्रांच स्टॉक रिजर्व ये हमारा क्या होता है, शो करता है। अब ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जब हमारा काम होता है, जब इसका जो, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट लोडिंग का चार्ज आप लोग लगाते थे, गुड्स सेंट पे लोडिंग का चार्ज लगाते थे। ये सारा काम हमने करके दिया हुआ था। सही, आपको मजा आएगा। देखिए मैंने क्या बोला, एक एक लाइन बाय लाइन मैंने आपको डिडक्टेड कर दिया है। इसको मैंने आपको इंडिकेट कर दिया इसमें कि आप इसमें कुछ नहीं, दो बातें बताएगा जिसके आधार पे मेरा काम होगा। तो जिसमें मैंने यहां पे दो स्टेप में, पहला स्टेप तो मैंने आपको बात किया है, और सेकेंड स्टेप के बाद हमारे पास कुछ जर्नल एंट्री भी स्टॉक रिजर्व का है जो मैं देने वाला हूं। हमको लगता है मुश्किल से एक या दो स्टेप होगा, क्योंकि यदि हम इसका समझ जाते हैं तो समझिए आपका जर्नल क्लियर है, तो रिजल्ट में तो प्रॉब्लम होगा नहीं। क्योंकि जो भी बच्चे अभी पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा 11 और 12 का, क्योंकि वो जिसका जर्नल कंप्लीट है अपने ये कॉमर्स के अंतर्गत आप देखिए तो जर्नल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जब व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड करते हैं हम लोग, तो उस संदर्भ में क्या जर्नल एंट्री होता है, तो एक ही चीज करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट, कैश का मतलब नगद और कैपिटल का मतलब क्या हो गया, पूंजी। तो वही बात यहां पे हो रही कि आप यदि ब्रांच, आप देख लीजिए ब्रांच का हम लोग करते हैं तो कभी हम लोग क्या करते हैं, कैश, आप ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू कैश एक्सपेंसेस अकाउंट या ब्रांच डेबिटर्स अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मतलब ये सारे काम को हम लोग करते हैं। तो उसी प्रकार से ये कहां दर्शाया जाएगा, बैलेंस शीट और ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। जब हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट का खाता बना रहे हैं तब उसमें ये काम होगा। किसका, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जब खाता बना रहे हैं तब उसमें बैलेंस शीट का जो इंडिकेट होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिजर्व अकाउंट का जो इंडिकेट होगा, उसके अंतर्गत ये काम हमारा होगा। बस इसका ये जो भी ट्रांसफर बैलेंस का हो रहा है वो क्रेडिट साइड के भागों को वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो व्यापार खाता को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस का लोडिंग चार्ज बाई में लगता है और क्लोजिंग बैलेंस का लोडिंग चार्ज टू में लगता है। यह बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक डेबिटर्स अकाउंट का खाता से पहले भी मैं आप लोग को थ्योरी दिया हूं। पहले अपेक्षा मैं कहना चाहता हूं काफी मजा आता है आपको, मैं ये जो दे रहा हूं आपको भी मजा आएगा, मुझे इतना जरूर विश्वास है। और आप पूरे ब्रांच को मजा लेने के पहले ये जरूरत नहीं है कि मैं मतलब इतना देख लिया, ये कर लिया, वो उससे जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्टेप देखते ना, स्टेप को कॉपी पे नोट कीजिए, मेंशन कीजिए, कॉपी कलम रखिए, मेंशन करें, होगा। और चलिए अब आगे हम लोग का स्टेप क्या है देखा जाए। अब देखिए हम लोग का अगला पॉइंट होगा स्टॉक रिजर्व। अच्छा, स्टॉक रिजर्व काफी मजेदार पॉइंट है। रिजर्व संचय, स्टॉक, अंतिम खाता का जो संचय के बारे में हम लोग का बात किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, ये इस टॉपिक पे हमारा होगा। फर्स्ट टॉपिक हम लोग ने देखा था, अब सेकंड टॉपिक हम लोग है ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस, बीजक मूल्य। इनवॉइस प्राइस का मतलब बीजक मूल्य। द डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या, दोनों के बीच का अंतर मुझे देखना है ना। द टू साइड ऑफ दिस अकाउंट हैव्स एट ग्रॉस प्रॉफिट इफ क्रेडिट साइड टू ग्रेटर देन द डेबिट साइड और ग्रॉस लॉस इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। ये हमारा पॉइंट था। तो मतलब है क्या,
ब्रांच स्टॉक अकाउंट को हम तैयार करते समय बीजक मूल के द्वारा जो हमारा यहाँ पे काम होता है, इसमें दो डिफरेंस की बात हम लोग के खाते का दो साइड की यहाँ पे बात होगा, दो साइड यहाँ पे बताएगा। एक को बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, जो आपको एक क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड को इंडिकेट करेगा, और ज्यादा ग्रेटर देन द डेबिट साइड, जो ज्यादा इसका अमाउंट होगा वो कहां जाएगा, तो डेबिट साइड में जाएगा। सुन लीजिए यहां पे फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे देखना। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज प्रिपेयर एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बीजक मूल्य के आधार पर तैयार किया जाता है। अब द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड ऑफ दिस अकाउंट, इसका दो साइड होता है, दो साइड का हमारा काम होता है। इसका अंतर, इसके अंतर जो बता रहा है वो एक बता रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, देख लीजिए, एक बता रहा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इफ क्रेडिट साइड टू। अब देख लीजिए वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड को, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ग्रॉस प्रॉफिट किसको इंडिकेट करेगा, वो है क्रेडिट साइड को। अब देखिए टू ग्रेटर देन द डेबिट साइड, अब देख लीजिए ग्रेटर देन द डेबिट साइड, अच्छा ज्यादा अमाउंट जो ज्यादा आपका हो रहा है वो कहां इंडिकेट हो रहा है, हो रहा है डेबिट साइड में। तो अब देखिए आगे क्या है मेरा, और ग्रॉस लॉस, हमारा जो ग्रॉस सकल हानि, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सकल लाभ, तो सकल लाभ का ये आप जान लिए। और ग्रॉस लॉस सकल हानि का हो गया इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर। अब देख लीजिए डेबिट साइड हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, मतलब ज्यादा होगा। अब द क्रेडिट साइड, अब देन द क्रेडिट साइड, अब देख लीजिए यहाँ पे जो भी ग्रॉस लॉस का ये बात करेगा वो देख लीजिए कहां डेबिट साइड, और ग्रेटर देन को बात करेगा तो कहां होगा, क्रेडिट साइड। तो दोस्त ये मेरा मजेदार पॉइंट था, आप लोग को मैं बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे फैन दोस्त जो भी हैं, आप उनको जोड़ने का कोशिश करें। आप हमारे चैनल पर इनको कोशिश करें कि जो भी बच्चे घर में बैठे हुए हैं वो इसका लाभ उठा सके, क्योंकि हम आपको पूरे पार्ट 1 का स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक मैं लेके आऊंगा। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो जितने भी हमारे फ्रेंड हैं जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो भी देख रहे हैं चैनल को, मैं सभी को कहूंगा कि वो एक दूसरे को शेयर करें, जहां नहीं है वहां आप पहुंचाने की कोशिश करें, जो इसका हर कोई बच्चे लाभ ले सके। तो इसका एक पॉइंट और मैं दूंगा, वो है जर्नल एंट्री। तो चलिए अब देखिए आपको भी यहाँ पे ध्यान देना है, पूरा मैंने यहाँ दिया है, नोट किया है। ये हमारा पॉइंट बहुत ही मजेदार पॉइंट है, इस टॉपिक पे ही हमारा क्वेश्चन का मजा आएगा, जो जर्नल एंट्री जब हम समझ जाते हैं तो आपको पता है दोस्त, जब आप जर्नल एंट्री समझ जाओगे तो काफी मजा आएगा इसको। और सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि आप जर्नल एंट्री को ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को देखें, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी रिमेंबर करें। यदि आप रिवीजन करते हैं तो उससे यह होगा कि आपका बेस्ट कंसेप्ट बनेगा, जो आपको क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा, मतलब काफी मजा आएगा और आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आप थ्योरी कंसेप्ट को आप देखें, तो प्रैक्टिकल अपने आप आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो आप यहां पर देखें क्या है जर्नल एंट्री, इसका हिंदी क्या होता है, बहुत ऐसे कहते हैं सिर्फ जर्नल एंट्री। हाँ, काफी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि जर्नल एंट्री का मतलब होता है रोज नामचा प्रविष्टि, रोज नामचा, दिन प्रतिदिन, रोज बाय रोज रेखा बही में रेखा करने की जो काम करते हैं उसे हम क्या करते हैं, रोज नामचा। जो हम क्या करते हैं, रोज 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 प्रतिदिन, दिन बाय दिन रेखा करते हैं, जिसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जोर प्लस एनएल, जर्नल, जिसको क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। तो इसका हिंदी क्या होता है, रोज नामचा प्रविष्टि। तो मुझे यहां पे क्या करना है, जर्नल एंट्री। तो अब मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि आप कभी
जो बना रहे हैं, आप अभी जो पढ़ रहे हैं, वो स्टॉक डेबिटर्स मेथड का काम कर रहे हैं। स्टॉक डेबिटर मेथड में आप देखा जाए तो 4 स्टेप आपका था, जिसमें ये हम सबसे लास्ट स्टेप पढ़ा रहे हैं, डी नंबर, क्योंकि ए बी सी मैंने आपको पढ़ा चुका है, आप देख सकते हैं। और डी नंबर जो है स्टॉक एंड डेबिटर मेथड जो हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका ये लास्ट स्टेप है। इसको आप लोग गौर से समझेंगे, क्योंकि 18 नंबर क्वेश्चन के बाद जो हमारा जो काम होगा 18 नंबर क्वेश्चन से भी होगा, क्योंकि बहुत न्यू बुक ओल्ड बुक क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरे जितना जितना मैं पढ़ाया हूं सारा मैच करेगा। तो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द एचओ, ये इंडिकेट किसको कर रहा है, हेड ऑफिस को। ब्रांच को जो माल देगा हेड ऑफिस, तो ये बिल्कुल बात है कि ब्रांच पैसा सेंड किसको करेगा, एचओ को, और एचओ गुड जो सेंड किया है वो किसको किया है, ब्रांच को। तो यहां पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द एचओ डेबिट, एचओ डेबिट, जैसे आप एक फॉर्मेट रखते थे, देखिए एलएफ का हो गया चीन, ये हो गया अमाउंट का। मैं बता देना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग यहां पे ध्यान देंगे, अमाउंट फिर सीआर, क्या हो गया, क्रेडिट। ये यही काम हम लोग का होता था। और उसके बावजूद हम लोग का क्या हो रहा है, खाता जो ब्रांच जो हम लोग जो बनाए हैं, तो वर्ष के अंत में हम लोग का क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, स्टॉक रिजर्व हो रहा है, खाता का संचय हो रहा है, अंतिम खाता का संचय हो रहा है। तो मतलब इस बात को ये दर्शाया है, और वो किसके साथ, एचओ इंडिकेट प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कर रहा है। तो अब आपका ये जो पॉइंट जो था, फिर से मैं एक बार बताना चाहूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द एचओ अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, बिग डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड होलसेल प्राइस ऑफ ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक। ये आप देखिए यहां पे कॉस्ट प्राइस और होलसेल प्राइस दोनों के बीच में ये क्या है, अंतर बताता है हमको। और जो अंतर आता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, जो हमारा निकल जाता है वर्ष के अंत का। तो ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मजेदार टॉपिक था, और ये आप लोग पूरा करेंगे। अब मैं कुछ होमवर्क रख रहा हूं, आप लोग यहां पे ध्यान देंगे। चलिए अब आपका होमवर्क ये रहा, HW। आज मैंने आपको जो होलसेल के बारे में जो पढ़ाया हूं, थोक का जो हम लोग जो काम किए हैं, तो वो हम क्या किए हैं ये आप लोग को मैंने पूरे दे दिया डिटेल में। तो होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग, थोक शाखा, अब जो हमारा जो है थोक शाखा का जो खाता हम लोग जो बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 18 में होगा। और मैं आज आपको A to Z फॉर्मेट भी दिया हूं, एग्जाम्पल भी मैंने बताया हूं, और सारा थ्योरिकल भी कंसेप्ट दिया हूं। तो आपका काम रहा, क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 ये आप लोग का रहा। और एक आप लोग का क्वेश्चन और है बैक का, जो ये क्वेश्चन काफी मुझे मजेदार क्वेश्चन लगा है, वो है क्वेश्चन नंबर 17। 18 और 17 क्वेश्चन में जो देखिएगा 18 और 17 में कोई डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अब बुक लिख लीजिए, बुक डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर एसके सिंह, ये जिनके पास है लेटेस्ट और जो भी हैं सब, आपको थोड़ा क्वेश्चन का 2-4 क्वेश्चन आगा या पीछा आपका होगा, आगे पीछे होगा, लेकिन आपका सारा क्वेश्चन मैच करेगा। कुछ हाँ ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, एक बुक और है आपका डॉक्टर एस.एन. शुक्ला, डॉक्टर एस.एन. शुक्ला का भी जिनके पास बुक है वो एस.एन. शुक्ला के बुक से भी देखेंगे। एस.एन. शुक्ला के बुक में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 18 और 17 में ना दिया हो, आगे बढ़ाया गया हो, लेकिन ये सारा आपका ब्रांच दोनों में दिया हुआ है।
हाँ, दोनों पढ़ेंगे बुक आपको, तो दोनों में सारा आपको काम आएगा। तो जिनको डॉक्टर एस के सिंह चाहिए वो एस के सिंह से करे, जिसको डॉक्टर एस एम शुक्ला चाहिए वो एस एम शुक्ला से करे। तो ये आज आपका HW रहा। हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं चैनल को, उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन पूरे A to Z सॉल्यूशन करें, A to Z कॉपी पे नोट करें, और सभी जो भी और आपके स्टूडेंट छोटे घर में हैं, क्यों बड़े हैं, जो भी हैं, आप उनको शेयर करें। और दूसरी बात मैं ये भी बता देना चाहता हूं, क्लास 11 का बैच बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन, जो भी दोस्त में जो भी हैं, जो 11 ज्वाइन कॉमर्स अकाउंट क्षेत्र के अंतर्गत वो एडमिशन लेके ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको भी आप चैनल लिंक शेयर कर दें, सब्सक्राइब करा दें, ताकि 11 का भी लेक्चर जो आएगा तो उनको पूरे देखने को मिलेगा घर में बैठे बैठे। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।